नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं संवेदनशील विषय पर बात कर रहे हैं, भारत की आरक्षण नीति। इस पर दशकों से बहस चल रही है और आज भी जारी है। हमारे पास कुछ अकादमिक रिसर्च हैं, सरकारी रिपोर्ट्स हैं और हाँ, रेडिट जैसी जगहों से कुछ आम लोगों की राय भी है। कोशिश यही है कि इस जटिल मुद्दे को थोड़ा सरल करके समझें, इसके पक्ष विपक्ष को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत तो संविधान से ही हुई थी। अनुच्छेद 15(4), 16(4), 46 ये आधार बने। मकसद था ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करना और SC, ST, OBC जैसे जो समुदाय हाशिए पर थे उन्हें मौके देना। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं था, ये सदियों के सामाजिक बहिष्कार, खासकर जैसे अस्पृश्यता थी, उससे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की एक कोशिश थी। मतलब एक बराबरी के समाज बनाने का जरिया। हाँ, सही कहा। और फिर समय के साथ इसमें बदलाव भी आए, जैसे मंडल आयोग आया जिसने OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दरवाजे खोले। जी। अब फिर हाल में 103वां संशोधन, ये EWS कोटा लाया, मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10%। ये पहली बार हुआ कि आधार सिर्फ जाति नहीं, आर्थिक स्थिति भी बना। हाँ, ये एक बड़ा कदम था और अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का देवेंद्र सिंह मामले में फैसला आया है। हाँ, वो भी काफी चर्चा में रहा। जी, उसमें SC, ST समुदायों के अंदर भी उपवर्गीकरण यानी सब कैटेगरी बनाने की इजाजत दी गई है। इसका मतलब है कि राज्य अब कोटे के अंदर भी जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं उन पर फोकस कर सकता है। अच्छा। ये इस बात को मानता है कि हर समुदाय अंदर से एक जैसा नहीं होता, उनमें भी विविधता है। और हाँ, EWS कोटे ने वो जो 50% की सीमा थी उस पर भी एक नई बहस शुरू कर दी है। बिल्कुल। तो इतने सालों बाद भी आज इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? मतलब क्यों इसे जारी रखना जरूरी समझा जाता है? देखिए, सबसे बड़ा तर्क तो सामाजिक न्याय का ही है। कई स्टडीज और रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। SC, ST, OBC समुदाय आज भी, खासकर अगर आप ग्रामीण इलाकों में देखें या उच्च शिक्षा में, तो वो भेदभाव झेलते हैं, चाहे वो खुला हो या छिपा हुआ। तो समान अवसर के लिए इसे अभी भी एक जरूरी टूल माना जाता है। और इसके खिलाफ क्या आवाजें हैं? आलोचनाएं भी तो कम नहीं है। हाँ, बिल्कुल। एक जो सबसे आम आलोचना है वो मेरिटोक्रेसी या योग्यता को लेकर है कि मेरिट से समझौता हो रहा है। जी, आलोचकों का यही कहना है, जैसा कुछ लेखों में भी मिलता है, कि जब चयन का आधार सिर्फ मेरिट नहीं रहता तो शिक्षा या सरकारी नौकरियों की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। अच्छा, और फिर आर्थिक असर की बात भी होती है कि क्या ये व्यवस्था एफिशिएंट है। एक और बड़ी चिंता ये है कि क्या ये जाति आधारित विभाजन को और पक्का कर रही है, समाज को जोड़ने के बजाय कहीं बांट तो नहीं रही। ये भी एक पॉइंट है। और वो क्रीमी लेयर वाला मुद्दा तो है ही। हाँ, कि जो संपन्न लोग हैं वही फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, कि जो वाकई में जरूरतमंद है उन तक शायद लाभ पहुंच ही नहीं पा रहा। और राजनीतिक पार्टियां इसे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं, ये आरोप भी लगता है। हाँ, ये वोट बैंक वाली बात तो अक्सर सुनने में आती है। रेडिट पर किसी ने ये भी लिखा था कि जब तक सरकार खुद जाति सर्टिफिकेट देती रहेगी तब तक जाति खत्म कैसे होगी। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है, थोड़ा बहुत अमेरिका की अफर्मेटिव एक्शन बहस जैसा ही है, ये जहां प्रतिनिधित्व बनाम योग्यता की बहस चलती रहती है। अच्छा, अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो क्या दिखता है? क्या असल में असर हुआ है? आंकड़े देखिए एक मिलीजुली कहानी बताते हैं। जैसे एक विश्लेषण था IJLR में 2011 के डेटा पर आधारित। वो दिखाता है कि 15 से 25 साल के युवाओं में साक्षरता दर जनरल कैटेगरी में सबसे ज्यादा थी, फिर SC और फिर ST। और हायर एजुकेशन में 2012-13 में हायर एजुकेशन में जो GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था, उसमें भी यही पैटर्न था। जनरल सबसे आगे, फिर SC, फिर ST। मतलब पहुंच में फासला तो था। लेकिन सरकारी नौकरियों का क्या है? यहाँ कुछ दिलचस्प है शायद। हाँ, यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग है। 2014 और 2021 के सरकारी आंकड़े दिखाते हैं कि एंट्री लेवल पर, मतलब ग्रुप C या D नौकरियों में SC, ST, OBC का प्रतिनिधित्व अक्सर उनके कोटे के बराबर या उससे ज्यादा भी रहा है। तो मतलब शुरुआती स्तर पर तो लोग आ रहे हैं। फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ऊपर जाने में है, प्रमोशन में। अच्छा जी, जो टॉप पोजीशंस है जैसे सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पर, वहाँ SC और ST का प्रतिनिधित्व उनके कुल 22.5% कोटे से काफी कम है। आंकड़े बताते हैं कि ये शायद 5% से 15% के बीच ही रहता है। ओह, तो मतलब सिस्टम में ऊपर बढ़ने में कहीं रुकावटें हैं। ऐसा लगता है कि एंट्री तो हो रही है पर प्रमोशन उस रफ्तार से नहीं हो रहे। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? क्या सुझाव आ रहे हैं? सुझाव कई तरह के हैं, जैसे आर्थिक आधार पर ज्यादा जोर देना, जैसा EWS में हुआ,
कुछ लोग कहते हैं कि एक टाइम लिमिट तय होनी चाहिए आरक्षण के लिए। क्रीमी लेयर को सख्ती से बाहर रखने की बात होती है और सिस्टम को बेहतर तरीके से लागू करने की जरूरत तो है ही। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पब्लिक लाइफ से जाति की पहचान को धीरे धीरे कम किया जाए। और कुछ वैकल्पिक सुझाव भी थे शायद। हाँ, जैसे सरकारी नौकरियों पर निर्भरता कम करके प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। लेकिन इन सब सुधारों में चुनौतियां भी हैं। कैसी चुनौतियां? सबसे बड़ी चुनौती तो शायद राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। और ये डर भी है कि अगर आरक्षण को हटाने या कम करने की कोशिश हुई तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, सामाजिक अशांति फैल सकती है। सही बात है। तो कुल मिलाकर के हम कहाँ खड़े हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए, साफ है कि ये एक बहुत ही पेचीदा मसला है। इसमें इतिहास का वजन है, आज की सामाजिक सच्चाइयां हैं और भविष्य की उम्मीदें हैं। इन सब के बीच संतुलन बनाना है। आंकड़े बताते हैं कि कुछ प्रगति हुई है, खासकर निचले स्तर पर प्रतिनिधित्व बढ़ा है। ये अच्छी बात है, लेकिन असमानताएं भी हैं। बिल्कुल। उच्च शिक्षा में पहुंच और खासकर सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लेवल पर बड़ी चुनौतियां अभी भी हैं। सफर अभी लंबा है। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। क्या कोई ऐसी व्यवस्था जो जातिवाद से लड़ने के लिए बनाई गई वो तब तक कामयाब हो सकती है जब तक राज्य खुद जाति का सर्टिफिकेट देता रहे? या फिर अगर भविष्य में आर्थिक आधार ही मुख्य हो जाए तो समाज उस भेदभाव से कैसे निपटेगा जो किसी के साथ उसकी जाति की वजह से होता है, भले ही वो आर्थिक रूप से सक्षम क्यों न हो गया हो? सोचने के लिए काफी कुछ है।